ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है जब देश के प्रधानमंत्री बाहर विदेशों में जाते हैं और जब विदेशों की जनता उनको पूछती है, उनका मान करती है, तो पूरा देश कहता है कि मोदी का डंका बज रहा है। और आज जब मोदी की लंका लग रही है तो ये किस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? भाई, घर से इज्जत होती है और जिसकी घर में इज्जत होती है उसकी बाहर इज्जत होती है। और आज हम जब घर में इज्जत नहीं कर रहे हैं तो बाहर इज्जत नहीं हो रही है। और जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग बता रहे हैं, उनमें से एक अक्षय कुमार के विषय में कहूंगा, उसके पास तो खुद कनाडियाई नागरिकता है। जो खुद विदेशी हो वो देश के आंतरिक मामलों की बात करेगा। अरे तुम अनाज खाते हो, तुम्हें बोलना चाहिए देश के लिए, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भांड लोग हैं। और भांड लोग हमेशा पैसे लेके काम करते हैं। इन्हें पैसा मिल जाता है, ये मंच पे नाच देते हैं, इन्हें पैसा मिल जाता है, ये मूवी बना देते हैं। ये तो पैसे के भूखे लोग हैं। तो अब इनको बराबर पैसा मिल चुका है हमारे ऊपर बोलने के लिए। और ये एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं, उनका एक्टिंग में बाप है मोदी, जो महा एक्टर है देश का। उस एक्टर को जब चोट पहुंचती है तो नीचे वाले एक्टर तिलमिला उठते हैं। यही कारण है कि आज मैं तो कहूंगा यूएन को भी इंटरफियर करना चाहिए अब इस मामले में, क्योंकि हमारे देश की आवाज पिछले 70 दिन से दबाई जा रही है। अब यूएन को भी जरूरी आकर इस मुद्दे पर चर्चा करना। देखिए, वो हमें ये नहीं बता पाए इसमें सफेद क्या है, लेकिन हम फिर भी उन्हें बता देते इसमें काला क्या है। काला ये है जो जमाखोरी पर कानून लेकर आए हैं, ये आवश्यक वस्तुओं को जो इन्होंने निकाला है अधिनियम में से, वही काला है सबसे बड़ा। तो तीनों की तो बाद में बात कर लेंगे, वही सबसे बड़ा काला है जहां पर अनाज को जमा करने की परमिशन दे दी है। जमाखोरी काला बाजारी कहलाती है। तो ये सबसे बड़ा काला है। बताइए, आज पिछले कई दिनों से नेट बंद है। अगर ये पूंजीपतियों के हाथ में अनाज चला गया तो अनाज भी बंद कर देंगे आपका। फिर बताइए हम कहां जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी काली बात है इसके अंदर। और जब कानून आ जाएगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी हमारी मर्जी थी हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना है, लेकिन जब कानून लाने का मतलब क्या है? कानून आने का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको करने ही पड़ेंगे और जो नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगेगा। तो ये काला है इसमें बहुत सारा काला है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जिस प्रकार से हम तो कहते हैं एमएसपी गारंटी दीजिए ना। आप भले ही प्राइवेट मंडी खुलवाइए, बताइए प्राइवेट मंडी खुलने के बाद क्या सरकारी मंडी बचेंगी? और अगर सरकारी अनाज, इस अनाज को जो किसानों का अनाज है उसको अगर प्राइवेट कंपनी ने लेने से मना कर दिया या कॉन्ट्रैक्टरों ने मना कर दिया तो वो कहां बेचेगा जाके? सरकारी मंडियां तो ये ध्वस्त करने में टिके हैं। भाई 6% एमएसपी पर माल बिकता है। मैं कहता हूं आप सरकारी मंडियां दुरुस्त करिए, 6% की जगह प्रयास करिए 100% एमएसपी पर माल जाए। तो इस और काम कीजिए ना, तब तो हम समझेंगे आप सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, इन्होंने तो पूरा देश बेच दिया है। मोदी ने, आज प्रधानमंत्री ने हमारा पूरा देश बेच दिया है। इसलिए किस मुंह से हमें बात करेगा आज ये पता है। आज समय आ गया है आपको अपनी असमत बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की। आज बात है जमीर और जमीन की। जिनका जमीर नहीं बिका है वो जमीन नहीं बिकने देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं ये लोग दिल्ली वासियों के मन में एक भय व्याप्त करना चाहते हैं, पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं। उसका दूसरा नजरिया देखिए, जनता में आक्रोश पैदा करना चाहते हैं कि इन किसानों के कारण यहाँ पर ये हाईवे बंद है, जबकि 3 लेन हमने पहले भी खोल के रखी थी, आज भी तीनों लेन खुली हैं। लेकिन ये सरकार ने ये लेन बंद कर दी है। सरकार ये कहीं ना कहीं जनता के मन में आक्रोश पैदा करना चाह रही है। लेकिन मैं बता दूं, ये सरकार ने बैरिकेड्स किए हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है सरकार को समझना होगा भाई, हम गैर नहीं है, हम पराए नहीं है, हम आपके अपने हैं। मोदी जी, मन की बात करना हुआ करे तो अपनी बीवी अपने साथ रखा करो, है ना? हमसे मन की बात मत किया करो, क्योंकि देश जन की आवाज समझता है, मन की आवाज नहीं। हम आपकी लुगाई नहीं है जो आप हमसे मन की आवाज कर रहे हो, मन की बातें कर रहे हो। आप धन की बात कीजिए, देश समृद्ध कैसे होगा ये बात कीजिए, लेकिन ये बात आज तक नहीं करने जा रहे ये लोग। और देखो आप, मैं इनको बताऊं, ये बड़ा इशू है। ये इनका जो प्रवक्ता है ना, गोबर पात्रा, ये कहता है चारा चोर। जब चारा घोटाला हुआ तो लालू यादव को इसने कहा चारा चोर। अब बताइए, इतना बड़ा जो शौचालय वाला घोटाला हुआ है तो अब हम क्या कहें? टट्टी चोर है? किसके? जब वो हमें देश का नागरिक नहीं मानते, आतंकवादी नहीं मानते, तो हम भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानते। जाओ, नहीं मानते उन्हें प्रधानमंत्री। कैसे माने? हमने वोट दिया, हमारे पास क्या कहते हैं आधार कार्ड है। अगर आज वो हमें देश का नागरिक नहीं मान रहा, हमें आतंकवादी घोषित करने में लगा है, तो हम भी उसे प्रधानमंत्री नहीं मानते। ये तो देखिए, किसान का ही बेटा सीमा पर होता है और किसान का ही बेटा खेत में होता है।
आज ये एक ही माँ के दो बेटों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं और इन्होंने यही किया है, शुरू से यही किया है। जो अखंड भारत की बात करते हैं उनने तो खुद तिरंगे को खंड खंड कर दिया। उन्होंने एक रंग को अपने पास रख लिया, केसरिया। तभी मैंने कहा था अगर तिरंगे की परिभाषा समझनी है तो समझिए, केसरिया रंग सूरज से लिया गया है, जहां से सूरज निकलता है, जहां तक सूरज डूबता है वहां तक मेरा भारत है। और जो सफेद रंग है वो पानी से लिया गया है, जहां से पानी निकलता है, जहां तक पानी जाता है वहां तक मेरा भारत है। और हरा रंग भूमि से लिया गया है, जहां से भूमि शुरू होती है और जहां तक भूमि जाती है वहां तक मेरा भारत है, वहां तक मेरा भारत है। और उसमें लगा हुआ अशोक चक्र ये बताता है कि 24 घंटे मेरे मन में मेरा भारत है। इस भारत को तोड़ने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग तो खुद बीजेपी है, खुद आरएसएस वाले हैं। अरे इनके नानाजी देशमुख, इन्हें भारत रत्न भी किसको देते हैं? जो तिरंगे का अपमान करता है। 1948 में नानाजी देशमुख ने तिरंगे का अपमान किया और उन्होंने इसे भारत रत्न दे दिया। बताइए, सावरकर को वीर कह दिया। क्या वीर भगत सिंह नहीं थे? क्या शहीद चंद्रशेखर आजाद वीर नहीं थे? क्या अशफाक उल्लाह खां वीर नहीं थे? क्या वीर सिर्फ सावरकर ही हुआ इस देश में, जिसने अंडमान जेल से माफीनामा लिखा? गूगल पर डालिए, उसका मर्सी लेटर मिल जाएगा आपको। तो ये आरएसएस वालों ने शुरू से चाटुकारा तय की है अंग्रेजों की, और आज पूरा देश बेच चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज ये वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाने के लिए किसानों के कंधे पे बंदूक रख के उनके कंधे पे चढ़ना चाहते हैं और अब खेती को गुलाम करवाना चाहते हैं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ करने के लिए यही चीज इनके पास बची है। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। जब तक जमीर जिंदा है तब तक हमारी जमीनें जिंदा है, तब तक हमारी मातृभूमि जिंदा, और अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और काले कानून वापस चाहकर, काले कानून वापस कराकर ही यहाँ से दम लेंगे। देखिए, मैं ये कहूंगा, सच की आवाज को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश चल रही है, और शायद इतना तो अंग्रेजी शासन ने भी दमनकारी नीति नहीं अपनाई थी, तो क्या मोदी जी अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा कट्टर और दहशतगर्द हो गए हैं, जो देश की जनता को नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, यही कानून 1906 और 7 में लेकर आए थे अंग्रेज, जब भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और उनके पिता किशन सिंह जेल गए थे, और इस कानून को 90 दिन बाद अंग्रेजी शासन ने भी वापस ले लिया था। यार, अब हम तो 90 दिन के आसपास बढ़ने ही वाले हैं, तो कब हमारे सरकार इस कानून को वापस लेगी? ये काला कानून कब वापस होगा? लोग कहते हैं 1.5 साल स्थगित कर लो, 1.5 साल एक स्थगित कर लो। ये बताओ, जहर आज दो या 2 साल बाद दो, जहर तो जहर ही रहेगा, जहर तो जहर ही रहेगा। इस जहर से कैसे बचा जाए? इसलिए हम इस लगातार काले कानून का विरोध करते आ रहे हैं, काले कानून का विरोध कर रहे हैं। तभी मैं बार बार कहूंगा, है अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और मोदी जी के लिए जो लोग रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। जय किसान, जय किसान, जय किसान। देखो यार, हम आपको बताएं, हमारे देश का पैसा है। आप स्टील की रॉड बना लो, चाहे पीतल की गोलियां बना लो, सीने हाजिर हैं। आप जो दोगे हम सब स्वीकार करेंगे, लेकिन हम आपको खाने अनाज ही देंगे। हम आपको इसके बदले ना स्टील की रॉड देने वाले, ना हम आपको गोलियां देने वाले। लेकिन इतना समझ लें कि जो किसान खेत में अनाज बोता है वो पेट की आग बुझाता है, और जो किसान पेट की आग बुझाता हो वो देश में आग नहीं लगा सकता, वो देश में आग नहीं लगा सकता। ये तो शुरू से रहा है यार इनका, आपस में इन्होंने लड़ाया है एक दूसरे को, और लव जिहाद तो ये फैलाते हैं इनके शहनवाज हुसैन। ये तो उन लोगों को आरएसएस वाले अपनी बेटियां दे देते हैं यार। ये लोग खुद करते हैं, हिंदू मुस्लिम में खुद शादी करते हैं, और हम लोगों में हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाते हैं। कभी 18% मुसलमान से डराते हैं, कभी 10-12% दलित भाइयों से सवर्णों को लड़ाते हैं, और आज ये 2% सिखों से लड़ाने चले थे हमें, जो इनकी साजिश पर्दाफाश हो गई, जो मैंने पहले कहा था। अब देखिए, कहीं ये आज तक पुलवामा की जांच नहीं हुई, आरडीएक्स कहां से आया, लेकिन ये किसान की थाली में रोटी ढूंढने चले हैं, उसके आटे की खोज करने चले हैं। ये आरडीएक्स का पता नहीं लगा पा रहे। भाई, हम किसान हैं, हम बारूद नहीं बोते, और जिस दिन बारूद बोना शुरू कर दिया तुम्हारी नस्ल और फसल दोनों खत्म कर देंगे, दोनों खत्म कर देंगे। देखिए, जो सच की आवाज उठाएगा सब पर शिकंजा कस जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा, और आगे चलकर मैं आपको एक और सलाह देता हूं, अगर ऐसा कुछ हो, आपके यूट्यूब हटा दिए जाएं, आपके क्या कहते हैं फेसबुक पेज बंद कर दिए जाएं, तो प्रोजेक्टर लीजिएगा, और जो वीडियो हम लोगों की हैं उन्हें लेके जाइएगा, गांव में दिखाइएगा, और वहां पर आप किसी भी तरीके से इन्हें सर्वाइव कीजिएगा। बाकी मैं चाहूंगा
जिले स्तर पर, पंचायत स्तर पर अब इनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर मोर्चा हम संभाले हैं, गांव और जिले में मोर्चा आप किसान भाई और आम जन संभालो, क्योंकि अब आम जन को अपनी रोटी बचानी है और किसानों आपको अपनी खेती बचानी है। मैं बता दूं, सन्यासी को सन्यासी का धर्म सिखाया जाएगा। सन्यासी का काम होता है कि वो जाए और सांसारिक सुख छोड़कर जंगलों में जाए, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है इस बार सन्यासी को जंगल भेजने की यूपी से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 3 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम है, ये बताने के लिए अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कि पूरा देश एकजुट खड़ा हो चुका है और इस देश की ताकत आम जनता में बसती है। ताकत दिखाने के लिए हम सब लोग एक साथ खड़े हैं और बार बार मैं फिर एक नारा जो लेके आया हूं, मैं बार बार कहूंगा कि हमारे दर्द का परिचय और हमारी क्रांतिकारी विचारों का परिचय मत लो, क्योंकि गोरिल्ला वॉर भी करना हम लोग जानते हैं, पर वो स्थिति अभी बनी नहीं है, मजबूर मत करना बस। तभी मैंने कहा है कि दर्द कहां तक पाला जाए, दर्द कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। हम हैं क्रांतिकारियों के वंशज, अब फेंको इंकलाब का भाला जहां तक जाए। गांव को लोगों को ये समझाया, तीनों बिलों के बारे में समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है ये तीनों बिल किस तरीके से किसानों के लिए घातक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि अभी कई लोग नहीं समझे। उन्हें ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई तो हम पे क्या असर पड़ेगा। उन्हें नहीं पता कि जब कोई कानून बन जाता है तो वह एप्लीकेशन में आता है, मतलब वो धरातल पर भी आता है। अगर आज कानून बना देते हैं जब ट्रैफिक रूल में कोई भी, तो उसका पालन करना पड़ता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब कानून आ जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सब पर लागू हो जाएगी, और जब लागू हो जाएगी तो आपका अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा कॉर्पोरेट जगत की, और वो बंद हो गया तो फिर आपको अनाज कौन देगा, जमाखोरी हो जाएगी, काला बाजारी शुरू हो जाएगी। इसलिए काला कानून है। और मैं एक और बात इसमें बता दूं, फिर से दोबारा जोड़ दूं, आज कॉर्पोरेट जगत आपका नेट बंद कर सकता है तो कल आपका अनाज भी आपसे लेके बंद कर सकता है। इसलिए वो अनाज की जंग है, आज रोटी की जंग है, और ये चलेगी, आगे तक चलेगी, ये क्रांतिकारी आवाज गूंजेगी। मैं प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, बड़े ही क्या कहते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में कहना चाह रहा हूं, मोदी जी कृपया कर देश की जनता की आवाज को समझें। इस किसान ने वोट दिया है आपको, हमने भी वोट दिया है आपको, और हम बहुत चाहते थे आपको, लेकिन आज आप जो काम कर रहे हो, आप पता है देश का अपमान कर रहे हो, यार। देश का अपमान उस दिन हो जाता है जब सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है, तब देश का अपमान हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, जवान और किसान को मत लड़ाओ, ये काला कानून वापस ले लो, जिससे भाई हमें नहीं चाहिए ये काला कानून। क्यों जबरदस्ती? आप देखिए इनके वापस न लेने के पीछे क्या कारण है, क्या मनसा है, ऐसा क्या छुपा है इसमें। कहीं ना कहीं इसमें कॉर्पोरेट जगत का बड़ा हिस्सा छुपा है जो वो ओपन नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कॉर्पोरेट जगत के लिए मत जियो, उनके बच्चे आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये किसान आपको, जिसने सर पे बिठाया था, जिसने आपको सम्मान दिया है, कम से कम उसके सम्मान की लाज रख लो, उसकी सम्मान की लाज रख लो।